Hello everyone, in this video we are going to discuss about the RBI digital lending directions. So tech is disrupting the finance, right? And RBI just said that let's regulate the disruption, and that's what we are learning in this particular video, RBI digital lending directions. If you are preparing for RBI Grade B examination 2025, you can check out our course and you can start your journey with us. You can also download our Oliboard application and you will get all the PDFs related to all the YouTube sessions on our on our application. You can download the previous year questions as well from the application. Let's start the discussion, and if you have any kind of doubt, you can always reach out to me on my Telegram channel, or you can also comment it here in the comment section. First, let's discuss about the background and the objective. Now, RBI has noticed certain kind of mis-selling practices, unfair recovery, data misuse, third-party over-involvement, high interest, and different unnecessary charges, right? So that's why they thought of preparing a complete guideline on the digital lending practices. So they formed a working group digital lending के ऊपर, वो सेटअप हुआ, एंड उसके बाद सारे डायरेक्शंस यहाँ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मर्ज कर दिए गए, राइट? जो प्रीवियस जितने भी सर्कुलर आए थे, दे आर ऑल बीन मर्ज्ड इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, especially around the multiple lenders via one platform and creation of directory of digital lending apps. देखो, सबसे पहले ये अप्लाई किस पे होता है, एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी? तो सारे कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज इंक्लूडिंग दी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. हम सभी जानते हैं 5 तरह के ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे इंडिया के अंदर है. नेशनल हाउसिंग बोर्ड, नाबार्ड, नैपफिड, सिडबी, और आपका एग्जिम. तो यहां सभी पे अप्लाई होता है, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज एंड एआईएफआईज. यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी में भी आप देख सकते हो, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, सभी यहाँ पे कवर्ड है, राइट? फिर उसके बाद ये कुछ डेफिनेशंस देता है. एनुअल परसेंटेज रेट. अच्छा, एनुअल परसेंटेज रेट को एक अलग ही सर्कुलर है, वो डिफाइन करता है. देखो, कुछ नहीं होता, हर साल आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है. लेट सपोज आपको 12% इंटरेस्ट रेट पे करना है, ठीक है? पर मान लो जब स्टार्ट हो रहा है लोन आपका, जब आपको लोन सैंक्शन किया जा रहा है, तो 10,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस, राइट? अब ये प्रोसेसिंग फीस, आपको नहीं लगता आपका इंटरेस्ट रेट भी कहीं ना कहीं इफेक्टिवली बढ़ा देगी, राइट? 12% तो कहने के लिए, पर ये 10,000 भी तो आप ही इनकर कर रहे हो. सो इफेक्टिवली आपकी इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गई, राइट? कंबाइंड को हम बोलेंगे यहाँ पे एनुअल परसेंटेज रेट. फिर आता है डिफॉल्ट लॉस गारंटी. इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द आरई एंड द अनदर एंटिटी. यहाँ पे आरई क्या होता है? रेगुलेटेड एंटिटी. ये बैंक हो सकता है, फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो सकती है. बेसिकली जो लोन देने वाला है वो हमारा आरई है, सही है? और कोई एक दूसरी एंटिटी, इन दोनों के बीच में क्या है? एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट. एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है जहां पे दूसरी एंटिटी गारंटी करती है कि अगर तुम्हारा पैसा नहीं आया वापस, लेंडिंग करने की वजह से तुम्हारा पैसा नहीं आया वापस, तो आई विल मेक गुड ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉस, सही है? तो ये होता है डिफॉल्ट लॉस गारंटी. फिर आता है डिजिटल लेंडिंग. अब डिजिटल लेंडिंग मतलब ऑनलाइन किसी को लेंडिंग करना, वहां पे कंज्यूमर अक्वायर करना, उनका क्रेडिट असेसमेंट करना. तो यहां पे सब कुछ आ गया. देखो, रिमोट एंड ऑटोमेटेड डिजिटल लेंडिंग प्रोसेस largely by the use of seamless digital technology for customer acquisition, credit assessment, loan approval, disbursement, recovery, सब कुछ डिजिटल लेंडिंग के अंदर आ जाएगा, है ना? इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू डिसबर्समेंट, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स क्रेडिट असेसमेंट, कस्टमर एक्विजिशन एंड एवरीथिंग, राइट? फिर आता है आपका डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन, एप्स और प्लेटफॉर्म. तो काफी सारे डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशंस होती हैं, एप्स होती हैं, राइट? और लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर. अब एक लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर भी होता है जो एक्चुअल में कस्टमर्स को एक्वायर कर रहा होता है एक एप्लीकेशन के जरिए. तो एप्लीकेशन को तो हम क्या बोलते हैं? डिजिटल लेंडिंग ऐप बोलते हैं. पर जो प्लेटफॉर्म होता है जो उस एप्लीकेशन को रन कर रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं? लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर होता है, राइट? तो यह 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए. एक तो आरई, ठीक है, दूसरी एलएसपी लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, और तीसरा
DLA यानी कि डिजिटल लेंडिंग ऐप। बेसिकली RE और LSP ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि लोन तो कौन दे सकता है, देखो RE दे सकता है, रेगुलेटेड एंटिटी दे सकता है, जो कि एक बैंक हो सकता है, NBFC हो सकता है। वो एक LSP के साथ यानी कि लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि तुम मेरे लिए क्लाइंट्स लेके आओ, तुम मेरे लिए क्रेडिट असेसमेंट करो, तुम मेरे लिए अप्रूवल्स करो, डिसबर्समेंट करो, सब लोन का तुम करो। सही है। तो ये LSP एक DLA बनाता है, राइट, डिजिटल लेंडिंग ऐप बनाता है। इसका एप्लीकेशन को कुछ नहीं बोलते हम, प्लेटफॉर्म बोलते हैं, डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है। तो मान लो एक बैंक ने, HDFC बैंक ने एक LSP से टाइप किया, से फॉर एग्जांपल पेटीएम से टाइप किया। अब पेटीएम का जो ऐप होगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन बोलते हैं। सही है। और इजी लैंग्वेज में आपको समझा देता हूं यहाँ पे, ताकि ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाए, एक बार आपकी क्लियर हो जाए, ताकि हम आगे आराम से इनको समझ पाए, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स इनका रेफरेंस आएगा बार बार आगे। सो इसको यहाँ पे क्लियर करना जरूरी है। LSP मतलब लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर। ये लेंडिंग का सर्विस प्रोवाइडर है, लेंडिंग कर नहीं रहा। लेंडिंग एक्चुअली लेंडिंग तो कौन करने वाला है, बैंक्स और NBFC करने वाले। ये उनके बिहाफ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, राइट। सो इट्स लाइक अ हेल्पर और अ एजेंट दैट असिस्ट द RE. It's not at all a bank, but it performs one or more lending functions for the RE, like getting customers, doing the credit checks, helping with the recovery. अब हर काम RE नहीं करना चाहता, इसलिए उसने बोला कि यार ये वाला पर्टिकुलर काम तुम कर लो, राइट, LSP कर ले। यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है। लेट सपोज HDFC बैंक किसी को अपॉइंट करता है, पेटीएम को, लेट सपोज कि यार तुम कस्टमर एक्वायर करो, क्रेडिट चेक्स भी तुम करो, और रिकवरी के लिए भी मुझे हेल्प करो, मैं लोन देता हूं आगे, तुम मुझे क्लाइंट्स लाके दो, उनका अप्रूवल करो एंड ऑल। सो यहाँ पे पेटीएम क्या हो जाएगा, LSP हो जाएगा, और HDFC बैंक क्या हो जाएगा, रेगुलेटेड एंटिटी हो जाएगा। सही है। भले ही LSP को एक एक्टिविटी दी गई हो, राइट, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर यहां पे नहीं होती। LSP डेफिनेटली हेल्प कर रहा है, बट इट कैन नॉट लेंड ऑन इट्स ओन। द लोन इज स्टिल द HDFC बैंक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बार बार आपके सर्कुलर के अंदर आने वाला है आगे। डिजिटल लेंडिंग ऐप। अब यार पेटीएम कैसे लेंड करेगा, एक एप्लीकेशन होनी चाहिए ना। तो पेटीएम की एप्लीकेशन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, डिजिटल लेंडिंग ऐप बोलेंगे। इट्स द ऐप और अ वेबसाइट थ्रू विच द बोरोवर टेक्स द लोन। बोरोवर तो एप्लीकेशन पे आएगा, पेटीएम के ऑफिस में थोड़ी आएगा, उसकी एप्लीकेशन पे आएगा। दैट इज डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन। नाउ इट कुड बिलोंग ईदर द रेगुलेटेड एंटिटी, जैसे कि सेबी योनो ऐप हो गया, या फिर वो LSP का एप्लीकेशन हो सकता है, जैसे पेटीएम या क्रेडिट बी करके। यहां पे मैंने आपके एग्जाम्पल भी गिवन है। नाउ इफ यू टेक अ लोन यूजिंग द बजाज फिनसर्व ऐप, तो ये तो DLA का ही ऐप है, राइट। DLA जो है वो RE का ही ऐप है, तो बजाज फिनसर्व तो खुद लोन देती है, तो उस केस में RE हो गई। अब ये इनका DLA भी खुद का है ऐसे केस में। हाउएवर, अगर आपने कोई ऐप डाउनलोड करी लेजी पे से फॉर एग्जांपल, उसके बैकिंग में कोई NBFC है, तो यहां पे NBFC क्या हो गई, RE हो गई। लेजी पे क्या हो गया मेरा, लेजी पे मेरा एप्लीकेशन हो गया। सो दिस इज डिजिटल लेंडिंग ऐप। लेजी पे ऐप मेरी डिजिटल लेंडिंग ऐप हो जाएगी, और लेजी पे जो कंपनी है खुद, वो मेरी LSP हो जाएगी। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया हो। डिजिटल लेंडिंग ऐप कुछ नहीं है, सिर्फ एक इंटरफेस है। ठीक है। अच्छा, इन सब चीजों को हम एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल से समझ सकते हैं। जोमैटो के एग्जांपल से, जोमैटो के बिजनेस मॉडल से समझते हैं। यहाँ पे RE कौन है, रेस्टोरेंट है। वाई, क्योंकि फूड कौन बनाने वाला है, RE बनाने वाला है। सही है। फूड कौन बनाएगा, अल्टीमेटली RE बनाएगा। जोमैटो एक LSP है, वो उसको क्लाइंट्स लाके दे रहा है। सही है, वो उसको क्लाइंट्स लाके दे रहा है RE को। सो यहाँ RE और LSP का टाइप हुआ। अब जोमैटो की जो एप्लीकेशन है वो DLA है। जोमैटो कंपनी एक LSP है, पर जोमैटो की जो एप्लीकेशन है वो एक DLA है, राइट। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये सिंपल सा एग्जांपल है। आई होप सबको समझ में यहाँ पे आ गया हो। चलो अब आगे समझते हैं। नेक्स्ट इज चैप्टर 2। तो हमारा चैप्टर 1 के अंदर ये सारी चीजें गिवन थी। चैप्टर 2 के अंदर जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर RE LSP, राइट। तो यहाँ रेगुलेटेड एंटिटी और लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के बीच में क्या क्या जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं वो गिवन है। सबसे पहली ड्यू डिलिजेंस ऑन दी LSP। अब अगर आप एक बैंक हो, NBFC हो, आप RE हो, और आप किसी LSP से टाई अप कर रहे हो, तो आपको ड्यू डिलिजेंस रखनी चाहिए
यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। आप एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करो, वहां पे आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली स्टेट कर दो ताकि बाद में कोई इशू यहाँ पे नहीं आए, कोई भी चैलेंज नहीं आए। इवैल्यूएट LSP's टेक कैपेसिटी। देखो अल्टीमेटली टेक प्लेटफॉर्म तो यही है, तो इसकी टेक कैपेसिटी कितनी है, डेटा प्राइवेसी पे कितना ध्यान दे रहे हैं, बोरोवर कंडक्ट क्या है, ये सारी चीजों पे आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी RE की ही रहने वाली है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहने वाली है, हमेशा रेगुलेटेड एंटिटी की रहने वाली है, बैंक और NBFC की रहने वाली है। LSP की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। इफ LSP वर्क्स विद मल्टीपल RE, अब हो सकता है एक LSP बहुत सारे बैंक्स के साथ काम कर रहा हो, बहुत सारी रेगुलेटेड एंटिटीज के साथ में काम कर रहा हो, सो ऐसे केस के अंदर भी कुछ रिक्वायरमेंट यहाँ पे गिवन है। मस्ट शो ऑल द मैच्ड ऑफर्स ऑब्जेक्टिवली टू द बोरोवर्स। ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करो, बायस्डनेस मेंटेन मत करो। जो भी सिमिलर ऑफर्स है, जैसे मान लो सारी RE 8% पे लोन दे रही है, तो सबको बताओ अपनी एप्लीकेशन पे, ऐसा नहीं कि आपने किसी पर्टिकुलर एक RE को प्रमोट कर दिया, राइट। बोरोवर शुड सी द APR अमाउंट, टेन्योर, पेनल चार्जेस एक्सेट्रा, ये सब उनको देखने हैं। मस्ट अवॉइड द डार्क पैटर्न्स। डार्क पैटर्न्स क्या होता है, देखो कुछ ऐसे एक्ट LSP के जो किसी पर्टिकुलर RE की तरफ उसको डाइवर्ट कर दे, ठीक है। अब देखो डार्क पैटर्न्स क्या होते हैं ना, ऐसी ट्रिक्स होती है, राइट, ऐसी ट्रिक्स होती है जो कि डिजिटल इंटरफेस यूज करते हैं, एप्स और वेबसाइट्स यूज करती है जो मिसलीड कर दे यूजर को। से फॉर एग्जांपल मैं एक इंश्योरेंस बाय करने जा रहा हूं या पर्टिकुलर कोई बैंक का प्रोडक्ट बाय करना जा रहा हूं, वहां पे ऑलरेडी टॉपअप वाले सारी चीजों पे टिक लगे हुए आ रहे हैं, राइट, बाय डिफॉल्ट टिक्स लगे हुए आ रहे हैं। तो ये डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे गलत कर रहा है, LSP यहाँ पे गलत कर रहा है, राइट, इट्स अ डार्क पैटर्न, ठीक है। तो ऐसे डार्क पैटर्न यहाँ पे नहीं होने चाहिए। अगला, तो ये सब चीजें आप देख सकते हो, सर्कुलर के अंदर भी रिटर्न है, ड्यू डिलिजेंस मेंटेन करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू दी LSPs। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे किसकी रहने वाली है, रेगुलेटेड एंटिटी की ही रहने वाली है, इसलिए रेगुलेटेड एंटिटी को यहाँ पे एक ड्यू डिलिजेंस मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, सही है। मल्टीपल अरेंजमेंट्स हैं, अगर एक LSP बहुत सारी RSP से कनेक्टेड, RE से कनेक्टेड है बहुत सारी, राइट, तो उस केस के अंदर उसको वो सारी चीजें देखनी है। हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा, यहाँ सर्कुलर में आपका सारा लॉन्ग फॉर्मेट में लिखा हुआ है, राइट। तो डार्क पैटर्न को क्या है ना, डिसेप्टिव पैटर्न्स भी बोलता है, ठीक है, डिसेप्टिव पैटर्न्स भी बोलते हैं इसको, डार्क पैटर्न्स भी बोलते हैं, ये चीज आपको वर्ड याद रखना है, सही है। नेक्स्ट चैप्टर में आता है कंडक्ट एंड कस्टमर प्रोटेक्शन। तो अब कंडक्ट क्या रहना चाहिए और कस्टमर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए यहाँ पे, तो देखो कस्टमर का क्रेडिट वर्दीनेस चेक होना चाहिए। एक रेगुलेटेड एंटिटी को कस्टमर का क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना चाहिए, उसका एज क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, कितनी उसकी इनकम है, ये सब असेस कर लो बिफोर सैंक्शनिंग द लोन। लोन देने से पहले ये सारी चीजें असेस कर लो। डिस्क्लोजर मैंडेट्स रखो, की फैक्ट स्टेटमेंट को आप डिस्क्लोज कर लो। ऑल लोन डॉक्यूमेंट्स, प्राइवेसी पॉलिसी, सैंक्शन लेटर, ये सब आप ऑटो सेंड करो मेल या SMS के जरिए, और वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन कर दो ऑल द DLAs, सारी एप्लीकेशन को, सारे LSPs को, कस्टमर केयर और ग्रीवियंस इंफॉर्मेशन को, और लिंक कर दो CMS से एंड सचेत पोर्टल से। ये सारी चीजें आपको आपकी वेबसाइट पे रखनी चाहिए एज अ रेगुलेटेड एंटिटी, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे सर्कुलर में भी आपका यही गिवन है, RE शैल ऑब्टेन द नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ द बोरोवर, ठीक है, कि क्या काम करता है बेसिकली, राइट, उसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक प्रोफाइल। RE shall ensure that there is no automatic increase in the credit limit unless an explicit request is received। यार कस्टमर जब तक रिक्वेस्ट ना कर दे आगे से, तब तक आप उसकी क्रेडिट लिमिट कैसे एक्सीड कर सकते हो, राइट। सो ये सारी प्रैक्टिसेस यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, unless and until the borrower receives it, the request for it, right, for the limit increase। फिर क्या क्या डिस्क्लोजर होने चाहिए उनको हमने समराइज मैनर में पढ़ लिया, वो सारे डिस्क्लोजर देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, कि क्या क्या वेबसाइट पे होना चाहिए, नॉल सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है। चैप्टर 3 के अंदर आता है कंडक्ट एंड कस्टमर प्रोटेक्शन के अंदर ही कंटिन्यू करते हैं। थर्ड पॉइंट, लोन डिसबर्सल रूल्स। डिसबर्स जो हम डिसबर्सल का मतलब लोन हमने दे दिया, राइट, डिसबर्स कर रहे हैं फाइनल। सो डिसबर्सल अलाउड ओनली टू द बोरोवर बैंक अकाउंट, सिर्फ बोरोवर के बैंक अकाउंट में जाने वाला है, किसी भी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में नहीं आने वाला फंड्स। तो RE जो है
वो डायरेक्टली क्या करने वाली है, बोरोअर के अकाउंट में ये फंड को डालने वाली है, एंड इट वॉन्ट पास टू दी एलएसपी, एलएसपी से वो पास नहीं होगा। कैश कलेक्शंस अलाउड इन डिलिंक्वेंसी विद द सेम डे अकाउंटिंग ईयर, और कूलिंग ऑफ पीरियड भी गिवन है, मिनिमम 1 day एग्जिट विंडो विदाउट एनी काइंड ऑफ पेनल्टी इज अलाउड हियर। बोरोअर कैन रीपे द पोस्ट कूलिंग ऑफ पीरियड एज पर द आरबीआई नॉर्म्स। ग्रीवियंस रिड्रेसल, अगर रेगुलेटेड एंटिटी या एलएसपी इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मस्ट अपॉइंट अ नोडल ऑफिसर, एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करो जो ग्रीवियंस रिड्रेसल कर पाए, अगर बोरोअर को कोई भी इशू है तो यहाँ पे कंप्लेन कर पाए, और अगर कंप्लेन रिजॉल्व नहीं करती है तो हम सबको ही पता है वहां पे तो उस केस में आरबीआई का ओम्बड्समैन जो है वो आप सीएमएस के जरिए यानी कि कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए या फिर बाय पोस्ट, फिजिकली भी आप पोस्ट भेज सकते हो और अपनी ग्रीवियंस के आगे कंप्लेन कर सकते हो कि आपकी ग्रीवियंस रिजॉल्व यहाँ पे नहीं की है नोडल ऑफिसर ने। चैप्टर 4 में इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड डेटा रिक्वायरमेंट्स। सो डेटा कलेक्शन के कुछ रूल होते हैं, देखो यहाँ पे कंसेंट बेस्ड कलेक्शन होना चाहिए, आपको बोरोअर से कंसेंट लेना पड़ेगा, क्लियर पर्पस मस्ट बी एक्सप्लेन्ड हियर, वन टाइम एक्सेस टू कैमरा, माइक, लोकेशन और फॉर द केवाईसी पर्पस। सो यहाँ पे सारे रूल्स भी गिवन है कि आपका डेटा सिक्योर रहने वाला है यहाँ पे, ओके। एंड बोरोअर के पास ये राइट है कि वो डिनाई कर सकता है, रिवोक कर सकता है अपना कंसेंट, एंड राइट टू गेट द डेटा डिलीटेड एज वेल। सो यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी पे पूरा ध्यान दिया गया है, और यहाँ पे हमने इस वाले पर्टिकुलर सर्कुलर के पोर्शन के अंदर जो है उसको ही समराइज किया है। टेक्नोलॉजी एंड डेटा रिक्वायरमेंट्स को अगर हम कंटिन्यू करें तो डेटा जो है वो आपका सिर्फ इंडिया के अंदर स्टोर होना चाहिए, राइट। इफ प्रोसेस्ड आउटसाइड इंडिया मस्ट बी डिलीटेड अब्रॉड एंड ब्रॉट बैक टू इंडिया विद इन 24 आवर्स। तो इस तरह की लिमिटेशंस भी यहाँ पे प्लेस की गई हैं ताकि आपका डेटा सेफ रहे। कोई भी बायोमेट्रिक जो है वो कलेक्ट नहीं किया जाएगा और स्टोर नहीं किया जाएगा। आरई अकाउंटेबल रहेगा सारे डेटा के लिए, भले ही एलएसपी ने कलेक्ट किया है। अब डेटा किसने कलेक्ट किया है, एलएसपी ने, क्योंकि क्लाइंट से डायरेक्टली इन टच तो वही है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली किसके रहने वाली है, आरई की रहने वाली है। यहां पे प्राइवेसी पॉलिसी एंड साइबर सिक्योरिटी, तो ये पब्लिक प्राइवेसी पॉलिसी मैंडेटरी रहने वाली है, मस्ट कंप्लाई विद द आरबीआई साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस, उनके हिसाब से भी आपको यहाँ पे कंप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ प्रोसीजरल चीजें ज्यादा हैं, अब लिमिट बेस्ड भी आने वाली हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, समराइज कर दूंगा एक पेज के अंदर इस सर्कुलर को कि क्या क्या इसमें से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप उस एक पेज को मल्टीपल टाइम्स पढ़ सकते हो। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, देखो अब क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, सीआईसी, शायद कुछ याद आ रहा हो आप लोगों को, क्रेडिट कंपनीज को, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को, सीआईसी को रिपोर्ट करना पड़ता है, तो यहां पे भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। ऑल द लोन्स मस्ट बी रिपोर्टेड इवन इफ स्मॉल, शॉर्ट टर्म या फिर डिफर्ड। सीआईसी के ऊपर हमने सर्कुलर किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। टू आरबीआई ऑन सीआईएमएस, सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल जो है, वहां पे आपको आरबीआई को भी बताना पड़ेगा। ऑल द डीएलएस ओन और एलएसपीज मस्ट बी रिपोर्टेड देयर ऑन दैट प्लेटफॉर्म। Update required for any kind of addition or removal in the DLAs, and Chief Compliance Officer must certify the correctness of it. Default loss guarantee, अब समझना, एक है आरई और एक है थर्ड पार्टी। अब ये एलएसपी भी हो सकता है, ठीक है, ये एलएसपी भी हो सकता है। आरई ने किसी को लोन दिया, इसके लिए थर्ड पार्टी ने गारंटी दी है, डिफॉल्ट लॉस गारंटी। अगर आपको लॉस हो गया तो मैं गारंटी देता हूं, राइट। एलएसपी गारंटी देता है, या वो कोई भी थर्ड पार्टी भी हो सकती है, वो गारंटी देती है यहां पे, राइट। सो ओनली द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट कैन एक्ट एज अ डीएलजी प्रोवाइडर। ये क्या होता है, डीएलजी प्रोवाइडर होता है जो थर्ड पार्टी है। ड्यू डिलीजेंस ऑन द डीएलजी प्रोवाइडर, सबसे पहले तो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी बनाओ, उसका ड्यू डिलीजेंस करो, यार वो दे भी सकता है कि नहीं दे सकता है। इज ही हैविंग द एबिलिटी टू पे, उसके हिस्टोरिकल डिफॉल्ट देखो, हो सकता है हर जगह डिफॉल्ट करके आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि हाँ मैं गारंटी दे दूंगा, अरे फिर ऐसी गारंटी का मतलब ही क्या है, सही है। रेस्ट्रिक्शंस, डीएलजी अलाउड नहीं होगा क्रेडिट कार्ड पे और रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटीज पे। रिवॉल्विंग मतलब जो बार बार लेके पे करते जाते हो आप, उन सब पे अलाउ नहीं होने वाला है। लोन्स अंडर द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट क्रेडिट गारंटी स्कीम्स,
तो क्रेडिट गारंटी स्कीम्स के अंदर अगर कोई लोन कवर्ड है गवर्नमेंट की, उसके ऊपर भी ये नहीं कवर होगा। एनबीएफसी P2P प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी इसका रेस्ट्रिक्शन है, वहां पे भी ये कवर नहीं करने वाला है। डीएलजी स्ट्रक्चर मस्ट बी इन कैश, एफडी विथ लीन और अ बैंक गारंटी, ये कोई भी इसमें से चल सकता है, कैश, एफडी विथ लीन और बैंक गारंटी किसी के अंदर भी ये फॉर्मेट में चल सकता है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कैप ऑन द डीएलजी, क्या मैं कितना भी डीएलजी ले सकता हूं? नहीं, मैक्सिमम 5% ऑफ द डिसबर्स्ड लोन अमाउंट इन फिक्स्ड लोन सेट। अगर मैंने 100 करोड़ का लोन दे दिया है तो उसके अंदर मैक्स टू मैक्स मैं यहाँ पे 5 करोड़ का डीएलजी ले सकता हूं, दैट इज द कैप ऑन डीएलजी। ये आपको याद रखना है, ठीक है, 5%। अच्छा, डीएलजी के होने नहीं होने से डजंट मैटर कि आप एनपीए क्लासिफिकेशन नहीं करोगे, भले उसका डीएलजी है फिर भी आप उसका एनपीए क्लासिफिकेशन करोगे। डीएलजी कैन नॉट बी रीइंस्टेटेड आफ्टर द इन्वोकेशन। एक बार आपने उसको इन्वोक कर दिया उसके बाद आप उसको वापस से रीइंस्टेट नहीं कर सकते हो, राइट। एक बार आपने क्लेम कर दिया तो कर दिया। ये आपके सर्कुलर का ही पार्ट है, कैप ऑन द डीएलजी। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, 5% से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, ओके। And here are the restrictions on entering into the DLG agreement that are given क्रेडिट कार्ड के ऊपर, राइट, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स के ऊपर और सब पे यहाँ पे restrictions given है। P2P lending, NBFC, ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कैपिटल ट्रीटमेंट, DLG provider must deduct all the full DLG amount from its capital if RE, अगर आप एक RE हो तो आप DLG का अमाउंट डिडक्ट कर लो from its capital, right? DLG provider must deduct the full amount of DLG amount from its capital here. RE का एक्सपोजर क्या है, गवर्न कौन करेगा? ऑब्वियसली बेसल नॉर्म्स ही करेंगे, उसके हिसाब से आप गवर्नेंस करोगे। टेन्योर, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो सकता है। DLG मस्ट रिमेन इन फोर्स टिल दी लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ लोन इन सेट। अगर कोई लोन चल रहा है 10 साल का, 10 साल तक आपका DLG बना रहेगा। ये आप इन्वोक कर देना 120 डेज ऑफ द डिफॉल्ट से। मान लो मैंने आज कोई डिफॉल्ट किया, ठीक है, RE के कस्टमर ने आज कोई डिफॉल्ट किया, तो यहां से 120 डेज के अंदर अंदर आप क्या कर देना, इसको इन्वोक कर देना, ठीक है, इन्फॉर्म कर देना कि भाई लाओ तुमने गारंटी दी थी, राइट, उसको ऑनर करो। सो 120 डेज इज द टाइम लिमिट और इसका डिस्क्लोजर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। जनरल और रिपील प्रोविजंस भी यहाँ पे गिवन है। लोन ऑन द डेबिट कार्ड्स एंड ऑन नॉन EMI क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट्स आर गवर्न्ड बाय दिस डायरेक्शन। दीज DLGs आर नॉट सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन और लोन पार्टिसिपेशन। ये प्योरली DLGs हैं, ये लोन नॉट सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन है। सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन या लोन पार्टिसिपेशन वाला केस यहाँ पे नहीं है। अच्छा, ये समरी पॉइंटर्स आप लोगों के एग्जाम के हिसाब से, राइट, दीज आर क्रिएटेड फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। यहाँ मेजर चीजें आपको सारी मिल जाएगी। इसके अलावा वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज द इन्वोकेशन थिंग। इन्वोक विद इन 120 डेज ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है, तो ये मैं और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये 5% वाली चीज भी इंपॉर्टेंट है। दिस 120 डेज थिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट, और क्या क्या अलाउड नहीं है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब हम करना चालू करते हैं यहाँ पे MCQs। तो कुछ MCQs प्रैक्टिस करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज अ डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म एग्रीगेट्स ऑफर्स फ्रॉम मल्टीपल REs एंड प्रेजेंट्स देम टू अ बोरोवर. It uses an algorithm to rank the loans offer, but the algorithm gives preference to lenders that pay higher commissions. As per the RBI directions, which of the following are a violations? Ranking based on the undisclosed commercial incentive, failure to disclose the APR, penal charges and lender's name, use of pre-ticket acceptance boxes, not providing a link to KFS for each other offer, या फिर all of the above. So what do you think guys should be the correct choice here? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे करेक्ट चॉइस इसका क्या होना चाहिए? द करेक्ट चॉइस हियर इज ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबाउ। तो ये सारे डार्क पैटर्न्स में आते हैं, ठीक है, दीज आर ऑल द डार्क पैटर्न्स। जैसे कि आपने यहाँ पे प्री टिक्ड एक्सेप्टेंस बॉक्सेस कर दिए, राइट। तो मान लो आप एक इंश्योरेंस लेने गए,
वहां पे कुछ राइडर्स हैं, उन पे ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, मतलब दे वांट यू टू पिच दैट, जबरदस्ती वहां पे टिक लगा रखा है पहले से, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अ बोरोअर रेजेस अ कंप्लेंट अबाउट अनऑथराइज्ड charges applied on a digital loan taken through a LSP mobile app. The RE forward that complains to the LSP and marks the case as closed after the LSP sends a reply. The borrower doesn't receive any kind of response for 25 days and then receives a rejection from the LSP. The borrower is unsure of what to do next. Now, as per the RBI directions, which of the following option is true here? So options are in front of you. Please quickly read them and let me know which is the correct option here. कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है? The correct choice here is option D. The RE must take full responsibility and ensure that the contract details of the nodal officer are publicly available. This is the correct option here. Next is a fintech entity structures a loan product for MSME and claims that its DLG arrangement is risk free because it's backed by the Credit Guarantee Fund Trust for MSME CGT MSE. Another arrangement is backed by International Monetary Fund. The RE insists on reporting these as DLG linked exposure and includes the coverage of its capital calculation for mitigation. Which of the following is correct based on the RBI's 2025 direction on the digital lending practices? The correct choice here is, guys, option C. Guarantees under the CGT MSE, IMF and multilateral banks are excluded from the DLG classification. They are completely excluded. Next, XYZ NBFC enters into a digital lending partnership with LSP, where the total loan portfolio under the arrangement reaches 60 crore. So that's the total loan amount. The LSP offers a DLG cover for the bank of a bank guarantee worth 6 करोड़. तो इसके ऊपर उन्होंने कितनी गारंटी दे दी LSG ने इनको? LSP ने 6 करोड़ की, राइट, गारंटी अमाउंट. The RE accepts it and considers the risk on the portfolio to be mitigated. A default of 4 करोड़ occurs in the portfolio और एक्चुअल में 4 करोड़ का यहाँ पे डिफॉल्ट हो गया. According to the RBI digital lending directions, which of the following should be correct? आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? द करेक्ट चॉइस हियर इज ऑप्शन सी. ये 6 करोड़ जो है वो वॉयलेट कर रहा है आरबीआई के नॉर्म्स को. वाई? क्योंकि 5% तक ही डिसबर्स्ड लोन पोर्टफोलियो कितना है?
60 करोड़, सो उसका 5% कितना होता है 3 करोड़। उससे ऊपर की डीएलजी जानी ही नहीं चाहिए थी, राइट, गारंटी जानी ही नहीं चाहिए थी, तो ये वॉयलेट कर रहा है यहाँ पे गाइडलाइंस को। नेक्स्ट इज एन एनबीएफसी लॉन्चेस 2 lending apps in collaboration with fintech. One is self-owned and the other is operated via LSP. The NBFC fails to report the second app to the RBI. During an inspection, it is found that the unreported app lacked grievance redressal information and did not link the RE's website. The Chief Compliance Officer argues that since the LSP operated it, reporting was not their duty as per the digital lending guidelines. Which of the following is true here? Everyone in the comment section. Which of the following can be true here? The correct choice here is option C. The RE must report all the DLAs, whether self or third party, via CIMS portal. Okay. Next is ABC Fintech operates a digital lending platform and offers instant credit card based EMI loan to the users. It enters into a DLG arrangement with a group of LSPs and also claims that loans offered via its platform are DLG backed. A senior manager argues since these products involves formal documentation and credit scoring, the DLG is permitted under the RBI norms. According to the digital lending guidelines, which of the following combination is explicitly barred from the DLG arrangement? कौन सा DLG arrangement नहीं हो सकता है as per the digital lending guidelines directions? The correct choice here is option C. क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट्स P2P प्लेटफॉर्म और गवर्नमेंट गारंटीड लोन्स यहाँ पे परमिटेड नहीं होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था. एंड दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क क्वेश्चन. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट शुड बी द करेक्ट चॉइस हियर. अ कमर्शियल बैंक एंटर्स अ DLG अरेंजमेंट विद अ फिनटेक पार्टनर. A batch of loans under this arrangement starts defaulting. The bank waits for 6 months before taking any action, hoping to recover from the borrowers directly. Eventually, it tries to invoke the DLG cover on 190th day from the original due date. The fintech contends that the claims citing expired invocation window. Which of the following accurately reflects the RBI's requirement regarding the maximum period to invoke the DLG? मैक्सिमम पीरियड टू इन्वोक द DLG क्या होना चाहिए, तो ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, और आंसर मैं वहीं आपको पोस्ट कर दूंगा. ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. मिलते हैं किसी और वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.